Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. अध्याय 2 दिक् एवं काल। पिंडों की गति के बारे में हमारे वर्तमान विचार गैलीलियो और न्यूटन के समय से चले आ रहे हैं। उनसे पहले लोग अरस्तु के इस कथन में विश्वास करते थे कि किसी भी पिंड की प्राकृतिक अवस्था विरामावस्था होती है तथा यह केवल तभी गति करता है जब इस पर किसी बाह्य बल या आवेग का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात यह धारणा बनी कि हल्के की अपेक्षा एक भारी पिंड को अधिक तेजी से गिरना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की ओर इसका आकर्षण या खिंचाव अपेक्षाकृत अधिक होगा। अरस्तु की परंपरा इस धारणा का निर्वहन भी करती थी कि शुद्ध चिंतन मात्र से ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले सभी नियमों को समझा जा सकता है। इन्हें परीक्षणों द्वारा जांचने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए गैलीलियो तक किसी ने भी यह देखने की चिंता नहीं की कि भिन्न भिन्न भार वाले पिंड क्या वास्तव में भिन्न भिन्न गतियों से गिरते हैं। कहा जाता है कि पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न भार की वस्तुओं को गिराकर गैलीलियो ने यह प्रदर्शित किया था कि अरस्तु का विश्वास असत्य था। वह कहानी तो निश्चित रूप से असत्य है, परंतु गैलीलियो ने कुछ न कुछ इसके समक्ष अवश्य ही किया था। उसने एक चिकने ढाल पर विभिन्न भार वाले गोलों को नीचे लुढ़काया था। यह स्थिति भारी पिंडों के ऊर्ध्वाधर नीचे गिरने के समान थी, परंतु उनका प्रेक्षण करना अपेक्षाकृत आसान था, क्योंकि उनकी गतियां अपेक्षाकृत मंद होती थी। गैलीलियो के मापनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक पिंड के वेग में समान गति से वृद्धि हुई, चाहे उसका भार कुछ भी हो। उदाहरण के लिए, यदि आप एक गेंद को एक ऐसे ढाल जिसका झुकाव हर 10 मीटर पर 1 मीटर के हिसाब से हो पर लुढ़काएं, तो गेंद उस ढाल पर 1 सेकंड बाद 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 2 सेकंड बाद 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और इसी प्रकार से आगे भी लुढ़केगी, चाहे गेंद कितनी ही भारी हो। निसंदेह शीशे का एक वजनी पिंड पक्षी के एक पंख की अपेक्षा अधिक तीव्र वेग से गिरेगा, परंतु ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि पंख का वेग वायु प्रतिरोध द्वारा धीमा कर दिया जाता है। यदि कोई ऐसे 2 पिंड लुढ़काता है जिनमें वायु प्रतिरोध अधिक न हो, जैसे शीशे के 2 भिन्न वजनों वाले पिंड, तो वे समान दर से ही गिरते हैं। डेविड आर स्कॉट नामक अंतरिक्ष यात्री ने चंद्रमा, जहां वस्तुओं में गतिरोध उत्पन्न करने के लिए वायु ही मौजूद नहीं है, पर पंख तथा शीशे के वजन वाले प्रयोग को दोहराया। उन्होंने पाया कि दोनों धरती पर एक ही समय पर आकर गिरते हैं। गैलीलियो के मापनों का प्रयोग न्यूटन द्वारा गति के अपने नियमों को आधार प्रदान करने के लिए किया गया था। गैलीलियो के परीक्षणों में जैसे ही कोई पिंड
ढाल पर लुढ़कता था, उस पर सदैव वही बल, उसका भार कार्य करता था, जिसका प्रभाव उसके वेग में सतत वृद्धि के रूप में देखने को मिलता था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी बल का वास्तविक प्रभाव सदैव किसी पिंड की गति में परिवर्तन करना होता है, बजाय उसे केवल गतिमान रखने के, जैसा कि पहले सोचा गया था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि जब भी किसी पिंड पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो वह एक सीधी रेखा में एक समान गति से चलता रहता है। सन 1687 में प्रकाशित न्यूटन की प्रिंसिपिया मैथमेटिका में यह विचार सबसे पहले स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था और इसे न्यूटन के प्रथम नियम के रूप में जाना जाता है। जब किसी पिंड पर कोई बल कार्य करता है तो क्या होता है? यह न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा स्पष्ट किया गया है। यह नियम स्पष्ट करता है कि किसी बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण बल के समानुपाती होता है। उदाहरण के लिए, यदि बल दोगुना है तो त्वरण भी दोगुना होता है। पिंड का द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा जितना अधिक होगा, त्वरण उतना ही कम होगा। दो गुने द्रव्यमान वाले पिंड पर लगने वाला वही बल केवल आधा त्वरण ही उत्पन्न करेगा। एक सुपरिचित उदाहरण कार का दिया जाता है। जितना अधिक शक्तिशाली इंजन उतना ही अधिक त्वरण, परंतु जितनी भारी कार उसी इंजन के लिए उतना ही कम त्वरण। गति के अपने नियमों के अतिरिक्त न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या करने के लिए एक नियम खोजा जो यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को उस बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस प्रकार से दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला बल दोगुना हो जाएगा यदि उन पिंडों में से एक, मान लीजिए पिंड ए का द्रव्यमान दुगुना हो जाए। शायद आप यही अपेक्षा करेंगे क्योंकि कोई भी नए पिंड ए को मूल द्रव्यमान वाले दो पिंडों का बना हुआ सोच सकता है। हर एक पिंड बी को मूल बल से ही आकर्षित करेगा। इस प्रकार से पिंड ए एवं बी के मध्य लगने वाला संपूर्ण बल मूल बल का दोगुना हो जाएगा और यदि उन पिंडों में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाए तथा दूसरे का 3 गुना, तो उनके बीच का बल 6 गुना अधिक प्रबल हो जाएगा। अब कोई भी समझ सकता है कि सारे पिंड एक सी गति से ही क्यों गिरते हैं। 2 गुने भार वाले पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना होगा, परंतु इसमें द्रव्यमान भी 2 गुना होगा। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को पूरी तरह से निरस्त कर देंगे। इसीलिए सारी स्थितियों में त्वरण एक सा ही होगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें यह भी बताता है कि पिंड जितनी अधिक दूरी पर होंगे, बल उतना ही कम होगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि एक तारे का गुरुत्वाकर्षण आधी दूरी पर स्थित उस जैसे ही दूसरे तारे का ठीक 1/4 होता है।
यह नियम पृथ्वी, चंद्रमा व अन्य ग्रहों की कक्षाओं का पूर्वानुमान बड़ी सूक्ष्मता से प्रस्तुत करता है। यदि नियम यह होता कि एक तारे का गुरुत्वाकर्षण दूरी के साथ तेजी से क्षीण होता जाता है, तो ग्रहों के कक्षा कक्ष दीर्घवृत्ताकार नहीं होते। वे या तो उत्तरोत्तर घटते हुए सर्पिल गति से सूर्य के अंदर की ओर जाते या सूर्य से परिक्षेत्र से बाहर निकल जाते। अरस्तु एवं गैलीलियो तथा न्यूटन के विचारों में एक बड़ा अंतर है कि अरस्तु एक वांछनीय विरामावस्था में विश्वास करते थे, जो एक सामान्य अनुभव है कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है और उस पर किसी बल अथवा आवेग का प्रयोग न किया जाए तो वह विराम अवस्था में ही बना रहता है। उन्होंने विशेष रूप से यह सोचा कि पृथ्वी विराम अवस्था में है, परंतु न्यूटन के नियमों से यह निष्कर्ष निकलता है कि विराम अवस्था का कोई विशिष्ट मानक नहीं है। कोई इसी प्रकार से यह भी कह सकता था कि पिंड ए विराम अवस्था में था तथा पिंड बी पिंड ए के सापेक्ष सतत वेग से गतिमान था, या फिर पिंड बी विराम अवस्था में था तथा पिंड ए गतिमान था। उदाहरण के लिए, यदि एक क्षण के लिए पृथ्वी के घूर्णन तथा सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा की उपेक्षा कर दी जाए, तो कोई भी यह कह सकता है कि पृथ्वी विराम अवस्था में है और एक ट्रेन इस पर 90 मील प्रति घंटा की गति से उत्तर की ओर जा रही है, या यह कह सकता है कि ट्रेन तो विराम अवस्था में है तथा पृथ्वी 90 मील प्रति घंटा की गति से दक्षिण की ओर जा रही है। यदि कोई चलती ट्रेन में गतिशील पिंडों के साथ परीक्षण करे तो न्यूटन के सारे नियम तब भी सही ठहरेंगे। उदाहरण के लिए, ट्रेन में पिंग पोंग खेलते हुए कोई भी यह पाएगा कि गेंद न्यूटन के नियमों का पालन रेल की पटरी के समीप रखी मेज की तरह ही करती है। इसलिए यह बताने का कोई तरीका नहीं है कि ट्रेन गति कर रही है या पृथ्वी। विराम अवस्था के निरपेक्ष मानक के अभाव का यह अर्थ हुआ कि कोई भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि भिन्न भिन्न समयों पर होने वाली दो घटनाएं क्या आकाश में एक सी स्थिति ही घटित हुई थी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए ट्रेन में हमारी पिंग पोंग गेंद सीधे ऊपर नीचे उछाल खाती है और 1 सेकंड के अंतराल से मेज के उसी स्थान पर 2 बार टप्पा खाती है। पटरी पर खड़े होकर देख रहे व्यक्ति के लिए दोनों उछाल 40 मीटर के अंतर से घटित होते हुए प्रतीत होंगे, क्योंकि दोनों उछालों के बीच ट्रेन पटरी पर इतनी दूरी तय कर चुकी होगी। अतः परम विराम अवस्था की अस्तित्वहीनता का यह अर्थ हुआ कि कोई भी आकाश या स्पेस में किसी घटना की निरपेक्ष स्थिति एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं बता सकता था, जैसा कि अरस्तु विश्वास करते थे। घटनाओं की स्थितियां और उनके बीच की दूरियां पटरी पर खड़े व्यक्ति के लिए तथा ट्रेन पर सवार व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होंगी और दूसरे व्यक्ति की स्थितियों की अपेक्षा पहले व्यक्ति की स्थितियों की अपेक्षाकृत अधिक वरीयता देने में कोई भी समझदारी नहीं होगी। निरपेक्ष स्थिति अथवा निरपेक्ष आकाश, जैसा कि इसे कहा जाता था, कि इस अभाव से न्यूटन द्वारा बहुत चिंतित थे, क्योंकि
यह निरपेक्ष ईश्वर या परम ब्रह्म एब्सोल्यूट गॉड उनके विचार के अनुरूप नहीं था। वस्तुतः उन्होंने निरपेक्ष आकाश के अभाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, भले ही यह उनके नियमों में अंतर्निहित था। इस विवेकहीन विश्वास के लिए कई लोगों, खासकर बिशप बर्कले नामक दार्शनिक, जो यह विश्वास करते थे कि समस्त भौतिक पदार्थ तथा दिक् और आकाश माया इल्यूजन मात्र है, द्वारा उनकी कटु आलोचना की गई। जब प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर जॉनसन को बर्कले की राय के बारे में बताया गया तो उन्होंने एक बड़े पत्थर पर ठोकर मारी और जोर से चिल्लाए, मैं इस धारणा का इस तरह से खंडन करता हूं। अरस्तु और न्यूटन दोनों निरपेक्ष काल एब्सोल्यूट टाइम में विश्वास करते थे, अर्थात वे यह विश्वास करते थे कि दो घटनाओं के बीच के काल के अंतराल को असंदिग्ध रूप से मापा जा सकता और यह अनुमापित काल एक सा ही होगा, चाहे कोई भी इसका मापन करे, बशर्ते वे एक अच्छी घड़ी का प्रयोग करें। काल दिक् से पूर्णतः मुक्त एवं पृथक था। इस विचार को अधिकांश लोग सामान्य बुद्धि धारणा, कॉमन सेंस व्यू की तरह से लेंगे। बहरहाल दिक् और काल के संबंध में हमें अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ा है। यद्यपि हमारी स्पष्टतः अत्यंत साधारण धारणाएं उस समय ठीक कार्य करती हैं जब हम सेब या अपेक्षाकृत धीमी गति से चलने वाले ग्रहों जैसी वस्तुओं को अपने निष्कर्षों के लिए प्रयोग में लाते हैं, परंतु वे उन वस्तुओं के लिए बिल्कुल भी कार्य नहीं करती जो प्रकाश के वेग या इसके लगभग बराबर के वेग से गतिमान होती हैं। यह तथ्य कि प्रकाश एक सीमित परंतु बहुत ही तीव्र वेग से यात्रा करता है, सबसे पहले सन 1676 में डेनमार्क के खगोलविद ओल क्राइस्टेनसन रोमर द्वारा खोजा गया था। उन्होंने यह पाया कि बृहस्पति ग्रह के पीछे की ओर से गुजरते हुए बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं के समय अंतराल एक समान नहीं थे, जैसा कि कोई भी अपेक्षा करता यदि बृहस्पति के चंद्रमा उसके चारों ओर एक नियत गति से परिक्रमा करते, जैसा कि पृथ्वी एवं बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। उनके बीच की दूरी परिवर्तित होती रहती है। रोमर ने यह पाया कि हम बृहस्पति ग्रह से जितना अधिक दूर होते हैं, बृहस्पति के ग्रह के चंद्रमाओं के ग्रहण अपेक्षाकृत उतनी ही अधिक देर से दिखाई पड़ते हैं। उनका तर्क था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बृहस्पति से जितना अधिक दूर होते हैं, उसके चंद्रमाओं से आने वाला प्रकाश हम तक पहुंचने में उतना ही अधिक समय लेता है। बृहस्पति से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तनों का उनका मापन बहरहाल बहुत सही नहीं था और इसलिए प्रकाश के वेग के लिए 1,86,000 मील प्रति सेकंड के आधुनिक मान की तुलना में उनका मान 1,40,000 मील प्रति सेकंड था। तथापि न केवल यह सिद्ध करने में कि प्रकाश एक सीमित वेग से यात्रा करता है, बल्कि उस वेग का मापन करने में भी रोमर की उपलब्धियां विलक्षण थी तथा वे न्यूटन की प्रिंसिपिया मैथमेटिका के प्रकाशन से 11 वर्ष पूर्व ही प्राप्त हो गई थी। प्रकाश
संचरण का एक उचित सिद्धांत सन 1865 तक अस्तित्व में नहीं आया था। उसी समय एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल विद्युत और चुंबकीय बलों की व्याख्या करने के लिए उस समय तक प्रयुक्त आंशिक सिद्धांतों को एकीकृत करने में सफल हो गए। मैक्सवेल के समीकरणों ने यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया कि एक संयुक्त विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में तरंग सदृश विक्षोभ उत्पन्न हो सकता है और यह एक निश्चित वेग से पोखर की ऊर्मिकाओं या रिपल्स की तरह यात्रा करेगा। यदि इन तरंगों का तरंग दैर्घ्य दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 1 मीटर या उससे अधिक होता है तो वे रेडियो तरंगे कहलाती हैं। इनसे छोटी तरंग दैर्घ्य या कुछ सेंटीमीटर वाली तरंगे सूक्ष्म तरंगे अथवा अवरक्त तरंगों तरंग दैर्घ्य 1 सेंटीमीटर के 10,000वें भाग से अधिक के रूप में जानी जाती है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य केवल 1 सेंटीमीटर के 4 करोड़वें भाग से लेकर 8 करोड़वें भाग के बीच होता है। इनसे भी कम तरंग दैर्घ्यों वाली तरंगों को पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें कहते हैं। मैक्सवेल के सिद्धांत ने यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया कि रेडियो अथवा प्रकाश तरंगों को एक सुनिश्चित वेग से यात्रा करनी चाहिए, परंतु न्यूटन का सिद्धांत परम विराम अवस्था के विचार से मुक्ति पा चुका था। इसलिए यदि प्रकाश एक निश्चित गति से यात्रा करे तो कोई यह कहेगा कि उस निश्चित वेग का मापन किस वस्तु के सापेक्ष किया गया है। इसलिए यह सुझाया गया कि ईथर नाम का एक पदार्थ होता है जो रिक्त आकाश में भी हर जगह मौजूद है। प्रकाश तरंगे ईथर के माध्यम से आगे बढ़नी चाहिए, जैसा कि ध्वनि तरंगे वायु के माध्यम से यात्रा करती हैं और उनका वेग ईथर के सापेक्ष होना चाहिए। ईथर के सापेक्ष गति करते हुए विभिन्न प्रेक्षक प्रकाश को अपनी ओर विभिन्न वेगों पर आते हुए देखेंगे, परंतु ईथर के सापेक्ष प्रकाश का वेग निश्चित रहेगा। विशेष रूप से जैसा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में ईथर से होकर परिक्रमा कर रही है। ईथर से गुजरती हुई पृथ्वी की गति की दिशा में अनुमापित प्रकाश का वेग जब हम प्रकाश के स्रोत की ओर बढ़ रहे हों, गति की लंबवत दिशा में प्रकाश के वेग जब हम प्रकाश के स्रोत की ओर नहीं बढ़ रहे हों की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। सन 1887 में अल्बर्ट माइकलसन, जो बाद में भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अमेरिकी बने, तथा एडवर्ड मोरले ने क्लीवलैंड में केस स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस में अति सावधानी पूर्वक एक प्रयोग किया। उन्होंने पृथ्वी की गति की लंबवत दिशा में प्रकाश के वेग की तुलना पृथ्वी की गति की दिशा में प्रकाश के वेग से की। उनके आश्चर्य का उस समय ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने पाया कि दोनों स्थितियों में प्रकाश का वेग समान था। सन 1887 और 1905 के मध्य सर्वाधिक उल्लेखनीय रूप से हॉलैंड के भौतिक विज्ञानी हेनरिक लॉरेंज द्वारा ईथर से होकर गुजरते समय घड़ियों के धीमा पड़ने और वस्तुओं के संकुचन करने के संबंध में माइकलसन मोरले के परीक्षण के परिणाम की व्याख्या करने के कई सारे प्रयत्न हुए। बहरहाल सन 1905 में एक प्रसिद्ध लेख में स्विट्जरलैंड के पेटेंट कार्यालय में उस समय तक
अज्ञात एक लिपिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बताया कि ईथर का संपूर्ण विचार ही अनावश्यक है, बशर्ते निरपेक्ष काल या एब्सोल्यूट टाइम के विचार को कोई त्यागने का इच्छुक हो। एक मिलता जुलता तर्क कुछ सप्ताह उपरांत एक अग्रणी फ्रांसीसी गणितज्ञ हेनरी पाइनकेयर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पाइनकेयर के तर्कों की अपेक्षा आइंस्टीन के तर्क भौतिक विज्ञान के अधिक नज़दीक थे। पाइनकेयर इस समस्या को गणित से संबंधित मानते थे। सामान्यतः आइंस्टाइन को इस नए सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है, परंतु उसके एक महत्वपूर्ण अंश से अपना नाम संबंध रखने के लिए पाइनकेयर को याद किया जाता है। अपेक्षिकता के सिद्धांत, जैसा कि इसे कहा जाता था, का आधारभूत तत्व यह था कि सभी स्वतंत्र रूप से गतिमान प्रेक्षकों के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं कि उनका वेग क्या है। विज्ञान के नियम एक से होने चाहिए। न्यूटन के गति के नियमों के लिए यह बात सही थी, परंतु अब मैक्सवेल के सिद्धांत व प्रकाश के वेग को सम्मिलित करने के लिए इस विचार को विस्तृत किया गया। सभी प्रेक्षकों को प्रकाश का वेग एक सा मापना चाहिए। इस बात का कोई महत्व नहीं कि वे कितनी तेज चल रहे हैं। यह सहज विचार अपने में कुछ विलक्षण परिणाम समाहित रखता है। शायद सबसे प्रसिद्ध द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता है, जिसे आइंस्टीन के इस प्रसिद्ध समीकरण में सारांश रूप में व्यक्त किया गया कि E = mc²। यहाँ E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है तथा c प्रकाश का वेग है, तथा यह नियम है कि प्रकाश के वेग से अधिक तेज कुछ नहीं चल सकता। ऊर्जा एवं द्रव्यमान की तुल्यता के कारण किसी गतिशील वस्तु की ऊर्जा उसके द्रव्यमान को बढ़ा देगी। दूसरे शब्दों में, यह उसके वेग में वृद्धि को और कठिन कर देगी। यह प्रभाव वस्तुतः मात्र प्रकाश के वेग के आसपास किसी वेग पर गतिशील वस्तुओं के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, प्रकाश के वेग के 10% पर किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके सामान्य द्रव्यमान से केवल 0.5% ही अधिक होता है, जबकि प्रकाश के वेग के 90% पर यह उसके सामान्य द्रव्यमान के दोगुने से भी अधिक होगा। ज्यों-ज्यों कोई वस्तु प्रकाश के वेग के समीप पहुंचती जाती है, उसका द्रव्यमान और अधिक तीव्रता से बढ़ता जाता है। अतः अपने वेग को और अधिक बढ़ाने के लिए यह और अधिक ऊर्जा लेता है। वास्तव में यह प्रकाश के वेग तक कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि तब तक इसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा तथा द्रव्यमान तथा ऊर्जा की तुल्यता के द्वारा वहां पहुंचने के लिए यह अनंत ऊर्जा ले चुका होगा। इसी कारणवश प्रकाश वेग की अपेक्षा धीमे वेग पर चलने के लिए कोई भी सामान्य वस्तु अपेक्षिकता द्वारा सदैव परिसीमित रहती है। केवल प्रकाश अथवा दूसरी तरंगे, जिनका कोई स्वाभाविक द्रव्यमान नहीं होता, प्रकाश के वेग से चल सकती हैं। जिस प्रकार अपेक्षिकता ने दिक् और काल के संबंध में हमारे विचारों में आमूल परिवर्तन किया है, वह इसका एक उल्लेखनीय परिणाम है। न्यूटन के सिद्धांत में यदि प्रकाश का एक स्पंद एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो विभिन्न प्रेक्षक इस यात्रा में लगने वाले समय पर तो सहमत होंगे, क्योंकि काल निरपेक्ष है
परंतु वे इस निष्कर्ष पर सदैव सहमत नहीं होंगे कि प्रकाश कितनी दूर तक गया, क्योंकि दिक् निरपेक्ष नहीं है। चूंकि प्रकाश का वेग इसके द्वारा तय की गई दूरी के लिए गए समय से भाग देने पर प्राप्त होता है। विभिन्न प्रेक्षक प्रकाश के लिए विभिन्न वेगों का मापन करेंगे। अपेक्षिकता में दूसरी ओर सभी प्रेक्षक इस बात पर सदैव सहमत होंगे कि प्रकाश कितना तेज चलता है, हालांकि वे अभी भी प्रकाश द्वारा तय दूरी पर सहमति नहीं जताते हैं। अतः उन्हें इसके द्वारा लिए गए समय पर भी अब इसीलिए असहमत होना चाहिए। लिया गया समय ही वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा तय की गई है, जिस पर प्रेक्षक सहमत नहीं होते। प्रकाश के वेग से भाग लेने पर वे इस पर सहमत हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, अपेक्षिकता के सिद्धांत ने निरपेक्ष काल या एब्सोल्यूट टाइम के विचार को समाप्त कर दिया। ऐसा लगा कि प्रत्येक प्रेक्षक द्वारा अपने साथ लाई गई घड़ी द्वारा अंकित समय ही उसका अपना माप होना चाहिए और विभिन्न प्रेक्षकों द्वारा लाई गई एक समान घड़ियां अनिवार्यतः आपस में मेल नहीं खाएंगी। हम प्रेक्षक प्रकाश या रेडियो तरंगों का स्पंद भेजकर रडार द्वारा यह पता लगा सकता है कि अमुक घटना कब और कहाँ घटित हुई। स्पंद के कुछ हिस्से का परावर्तन उस घटना पर हो जाता है और प्रेक्षक उस समय का मापन कर लेता है जिस पर वह प्रतिध्वनि को ग्रहण करता है। स्पंद के प्रेषित किए जाने के समय तथा परावर्तित स्पंद को वापस ग्रहण करने के समय के मध्य का समय अंतराल का अर्ध भाग ही घटना का काल कहलाता है। घटना की दूरी इस पूरी स्पंद यात्रा में लिए गए समय का आधा तथा प्रकाश के वेग का गुणनफल होती है। इस अर्थ में एक घटना कुछ ऐसा संयोग है जो आकाश में किसी एक बिंदु पर एक विशिष्ट समय पर होती है। इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए वे प्रेक्षक जो एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान हैं, एक ही घटना के लिए भिन्न भिन्न काल एवं स्थितियों का उल्लेख करेंगे। किसी भी विशिष्ट प्रेक्षक के माप किसी दूसरे प्रेक्षक के मापों की अपेक्षा अधिक सही नहीं होते हैं, परंतु सभी माप संबंधित हैं। कोई भी प्रेक्षक परिशुद्धता से यह पता लगा सकता है कि कोई दूसरा प्रेक्षक किसी घटना के लिए किस काल एवं स्थिति का उल्लेख करेगा, बशर्ते वह दूसरे प्रेक्षक का कोई सापेक्ष वेग जानता हो। आजकल दूरियों का बिल्कुल सही मापन करने के लिए हम ठीक यही तरीका प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि हम लंबाई की अपेक्षा काल को अधिक सही ढंग से माप सकते हैं। वस्तुतः मीटर को 0.0000003335640952 सेकंड में प्रकाश द्वारा तय दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसा कि सीजीएम घड़ी के द्वारा मापा गया है। इस विशिष्ट संख्या का कारण यह है कि यह मीटर की ऐतिहासिक परिभाषा से मेल खाती है, जिसे पेरिस में रखी हुई एक खास प्लेटिनम की छड़ पर 2 चिन्हों द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार से हम एक और सुविधाजनक लंबाई की नई इकाई एक प्रकाश सेकंड का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी साधारण सी परिभाषा उस दूरी के रूप में की जाती है जिसे प्रकाश 1 सेकंड में तय करता है। अपेक्षिकता के सिद्धांत में हम अब दूरी की परिभाषा
काल तथा प्रकाश के वेग के संबंध में करते हैं। अतः इसका एक स्वाभाविक निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रत्येक प्रेक्षक प्रकाश के वेग का एक सा मापन करेगा। ईथर, जिसकी उपस्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता, जैसा कि माइकलसन मोरले प्रयोग दर्शाता है, की अवधारणा को शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि अपेक्षिकता का सिद्धांत दिक् और काल के बारे में हमारे विचारों को आधारभूत रूप से परिवर्तित करने के लिए हमें विवश कर देता है। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि काल दिक् से पूर्णतः पृथक एवं स्वतंत्र इकाई नहीं है, अपितु दोनों मिलकर संयुक्त रूप से दिक् काल या स्पेस टाइम बनाते हैं।